हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है पेड़ की बात। पेड़ की बात है ना। पेड़ पौधे भी बात करते हैं क्या? पेड़ पौधे बात करते हैं या नहीं, ये तो हम लोग आगे देखेंगे। पेड़ पौधे, उनका जीवन कैसा होता है, कैसे वो जन्म लेते हैं, कैसे उनका विकास क्रम होता है, कैसे एक छोटा सा पौधा आगे चल कर के बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, उसमें फूल खिलते हैं, फल आते हैं, बीज आता है, फिर कभी वो बूढ़ा पेड़ मर भी जाता है, सूख भी जाता है, और उसके बीजों से नए पौधे फिर आगे चल कर के वृक्ष बन जाते हैं। तो पेड़ की बात, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? और बीज से पेड़ बनने तक की कहानी बहुत ही रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, कैसे पौधा बनता है, कैसे धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए हम जानते हैं पेड़ की बात। तो पेड़ की बात आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको अपने चैनल के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने बैचमेट्स को भी बताओ। जिन बच्चों का स्कूल में ये चैप्टर छूट गया हो तो वो बच्चे मेरा ये वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और इसमें मैंने बिल्कुल ट्यूशन के तरीके से समझाया है, जैसे कि मैं बच्चे के सामने में बैठ करके उसकी किताब पढ़ करके उसे समझा रहा हूँ। तो आपको ये अंदाज़ पसंद आएगा, आप एक बार सुन करके देखना। और आपको आपके सारे सब्जेक्ट है ना, 6 क्लास के सारे सब्जेक्ट्स NCERT की किताब के आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो भूलना नहीं, न्यू एज कोचिंग सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। किसके छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी? बीजों के, है ना। मानो कि बाहर से कोई शिशु पुकार रहा हो, कोई बच्चा पुकार रहा हो। कैसे पुकार रहा हो? और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी को देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया और 2 सुकोमल पंक्तियों के बीच से, 2 सुकोमल पत्तियों के बीच से अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद करके ऊपर की ओर उठा। तो क्या तुमने अंकुर को ऊपर उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठा करके आश्चर्य से दुनिया को देख रहा हो। तो ये कहानी की शुरुआत है जिसमें बीज से अंकुर निकलता है और उस अंकुर से एक छोटा नन्हा पौधा बाहर निकलता है। इस चीज़ को अगर करीब से देखना हो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। घर में ना आपको क्या करना है कि चने अंकुरित करने हैं। और तब फिर चने का अंकुरन है ना, उसे अगर आप मिट्टी में दबा दो या चने को मिट्टी में दबा करके उस पर पानी अगर रोज़ डालते हैं तो 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद में इसी तरीके से चने का अंकुर बाहर निकलता है। तो क्या बताया गया इस चैप्टर में कि भाई बीज जो मिट्टी के अंदर में पड़े होते हैं तो हर बीज का एक मौसम होता है और उस मौसम में अगर उस बीज को उतनी नरमी, उतनी गर्मी, उतनी हवा, उतना पानी, ये सारा कुछ मिले, बाहर से हल्की धूप भी मिले, तो उसके लिए उपयुक्त मौसम होता है और वो उस अंकुर से बाहर निकलता है। और कैसे निकलता है? जैसे कि कोई बच्चा उसे बुला रहा हो, अरे सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो, है ना। और अक्सर हम देखते हैं ना कि वो जो अंकुर निकलता है तो उसके 2 पत्ते या 1 पत्ते ऊपर बाहर की तरफ निकलता है और उस बीज की दूसरी तरफ से जड़ नीचे की तरफ जाती है। जैसे अगर हम चने का चित्र बनाएं तो ऐसे ऊपर अंकुर निकलता है 2 पत्तों का और ऐसे जड़ ज़मीन में जाती है ना। और ये
चना है, ऐसा ही होता है ना अंकुर। बस मैंने कलर ग्रीन नहीं रखा है। ओके, ये जड़ें हैं। तो अंकुर का एक अंश नीचे मिट्टी में मजबूती से गड़ जाता है, जो जड़ बन जाता है, जिसका काम है मिट्टी से खनिज लवण और पानी लेना, है ना। और पत्तियां ऊपर बढ़ती हैं, तना बन जाएंगी, फिर और पत्ते निकलेंगे, फिर पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, पौधे को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और पौधा बड़ा होता जाएगा। और पौधे का ये जो पत्ते बाहर निकलते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई नन्हा सा बच्चा सिर उठा करके इस नई सी दुनिया को आश्चर्य से देख रहा हो कि अरे मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ। तो वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जड़। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? तना। जड़ को हम लोग इंग्लिश में रूट्स भी तो कहते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, रूट्स। और तना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम। यही तो बोलते हैं, है ना। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। ये एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, चाहे जैसे भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। ऐसे ही होता है। एक गमले में पौधा था, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा, है ना। औंधा का मतलब क्या है? उल्टा लटका दिया गया उसे, कि पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ में हो जाए। फिर क्या हुआ होगा इस एक्सपेरिमेंट में, बता सकते हो आप? सोचो सोचो। जब ऐसा किया गया होगा तो क्या हुआ होगा? एक दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे कि पौधे को भी ये चीज़ मालूम हो गया, है ना। तो क्या मालूम हो गया? उसकी सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर के ऊपर उठ गईं और जड़ घूम करके नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट करके बोई होगी और देखा होगा कि पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे और कुछ दिनों के बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ जाते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह से भोजन करते हैं। तो हम भी भोजन करते हैं, पौधे भी भोजन करते हैं, तो दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स हुए ना। हमारे दांत हैं और हम कठोर चीज़ें खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते तो वो केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, तो इसीलिए वे क्या करते हैं? वो सिर्फ तरल, है ना, तरल द्रव्य और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों के दांत नहीं होते तो वो लिक्विड डाइट लेते हैं। अरे वाह, ये तो मज़े की बात हो गई कि जैसे लोग घरों में उपवास करते हैं ना तो शरबत पीते हैं। और कई बार जब कुछ बूढ़े लोगों के दांत वगैरह टूट जाते हैं तो उन्हें लिक्विड डाइट दिया जाता है। तो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और मर जाता है। इसीलिए हम सब लोग अगर गमले में पौधे लगाते हैं तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि भाई पौधों को नियमित समय पर थोड़े थोड़े पानी देना चाहिए। तो जड़ें मिट्टी से क्या लेती हैं? जड़ें मिट्टी से वाटर, है ना, और मिनरल्स लेती हैं। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं भाई? माइक्रोस्कोप। तुम्हारे स्कूल की लेबोरेटरी में होगा ये माइक्रोस्कोप। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो मैटर्स को भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। पेड़ की डाल
अथवा जड़ का अगर हम इस यंत्र से, इस माइक्रोस्कोप से परीक्षण करके देखें तो ये देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं, है ना। नल का मतलब क्या है, यहाँ पे पाइपलाइंस हजारों हजार हैं, और इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, ट्रांसपोर्टेशन। आप साइंस में पढ़ोगे इसे। होता है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जब आज हम लोग पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। आहार, आहार समझते हो ना आप, फूड। हवा से कैसे आहार ग्रहण करेंगे भला? सोचो सोचो। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। तो ये जो होठ वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। आप साइंस में पढ़ोगे कि जब आहार करने की ज़रूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो ये हमारी बात हो रही है। तो ये अंगारक वायु क्या है? ये अंगारक वायु एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, CO2। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पौधों के बड़े काम की चीज़ है। कब? जब दिन का समय हो तो दिन में पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु, एक जहरीली गैस बाहर निकलती है जिसे हम अंगारक वायु कहते हैं, जो कि CO2 है। अब अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। वो जहरीली हवा सांस लेंगे तो मर ही तो जाएंगे ना। तो जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। विधाता भगवान है ना, गॉड या नेचर कह लो, कि उनका क्या कमाल है। उन्होंने कैसा सिस्टम बना करके रखा हुआ है कि जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। तो देखो कैसे बात हुई। एनिमल्स है ना, इन्होंने सांस छोड़ा तो कौन सी हवा बाहर निकली? CO2, जिसको यहाँ पर अंगारक वायु कहा गया है ना। ये जहरीली है, ओके। लेकिन यही जहरीली हवा जो है वो पौधों के लिए काम की चीज़ है। सॉरी, पौधों के लिए काम की चीज़ है। कब काम की चीज़ होती है? जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस समय वो इसी हवा से, इसी CO2 से खाना बना लेते हैं। और उस हवा को शुद्ध करके हमें फिर ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन मतलब हमने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और पौधों ने फोटोसिंथेसिस करते समय उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया और उस हवा को रिसाइकिल करके ऑक्सीजन बना दिया। तो हो गई ना हवा शुद्ध।
इसीलिए तो कहते हैं कि जितने मनुष्य हैं धरती पर, जितनी आबादी है, उससे ज़्यादा पेड़ पौधे होने ज़रूरी है। तभी तो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होती गई तो वो हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, जीवों को परेशानी होगी, और तो और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, गर्मी बढ़ेगी धरती पर, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें अपने साथ साथ में इस ज़मीन पर पेड़ पौधों की संख्या का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे होता है ये काम? देखो, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तब पत्ते क्या करते हैं कि पत्ते सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से अंगार कार्बन चूस लेते हैं, और यही अंगार, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, सनलाइट चाहिए। प्रकाश नहीं मिलने पर ना ये बच नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बच करके प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए। कुछ भी नहीं, एक गमले को उठा करके घर में रख दो और तुम देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद में उसकी डालियां खिड़की की तरफ में, जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है, उधर ये पत्तियां डालियां बढ़ने लगती हैं, है ना। अगर आसपास के वन अरण्य में जाने का मौका लगे तो पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इसी होड़ में लगे हुए हैं कि कौन जल्दी से सिर उठा करके पहले प्रकाश को झपट ले, है ना। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसीलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर रहती हैं, ताकि कहीं भी ऊपर से जरा सा रोशनी मिल जाए। रोशनी उनके लिए इतनी ज़रूरी है। अब तो समझ गए होंगे ना कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, इसीलिए सूरज को पिता समान माना जाता है। तो सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा तो है, जिसे पौधों ने अपने यहाँ संचित करके रखा हुआ है। तो पेड़ पौधे समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या ये हरियाली खा करके अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है वह इसी तरह के जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। जब जंतु पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, अनाज व सब्जी न खाने पर हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, सोचो सोचो। और क्यों हमारे घरों में बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि अरे भाई साग सब्जी खाया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो उन्हें ये ऊर्जा मिल नहीं पाएगी। अनाज व सब्जी न खाने पर हम लोग भी नहीं बच सकते। तो सोच करके देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं, लेकिन हम प्रकाश डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते। पेड़ पौधे प्रकाश को इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, अपने शरीर में संचित करते हैं, और हम सब लोग पेड़ पौधे खा करके अपनी जान बचाते हैं, अपने लिए ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही होता है ना। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, सब में फल और बीज होते ही होते हैं, वो चाहते हैं। तो बीज ही तो उनकी संतान है, सीड्स। और अक्सर ये जो सीड्स होते हैं ये फलों के अंदर छिपे हुए होते हैं। तो बीज की सुरक्षा और सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़
कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, अपनी खुशी प्रकट कर रहा हो। वैसे ही जैसे हम सब लोगों के घर परिवार में भी अगर किसी बच्चे का जन्म होना रहता है तो घर के सब लोग बहुत खुश होते हैं और अक्सर बच्चे के जन्म होने पर खुशी मनाते हैं। तो फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है, ज़रा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार, है ना, अपना फूड और विषाक्त वायु कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी, कहानी स्पर्श मणि की। स्पर्श मणि अर्थात पारस पत्थर, एक ऐसा पत्थर जिसको छू देने से, जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। ऐसी कहानी कही गई है पारस के बारे में। तो मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। वैसे ही ममता का स्पर्श पाते ही मैं ऐसे लगता है जैसे कि माटी और अंगार के फूल बन जाते हैं। तो बड़े दिलचस्प तरीके से लेखक महोदय ने पेड़ पौधों की बातें हम लोगों को बताई हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी हमें सुनाई है। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देख कर के हमें कितनी खुशी होती है ना। शायद पेड़ भी कम खुश नहीं होते, वो भी बहुत खुश होते हैं। प्रफुल्लित होना, खुश होना। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं ना। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को, रिलेटिव्स को बुलाते हैं। कैसे बुलाते होंगे? वे स्नेह सिक्त वाणी में पुकार कर सकते हैं और जैसे कहते हैं कि कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसीलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चीरकाल से घनिष्ठता है। तो यहाँ पर शब्द मिला चीरकाल। है ना, एंशिएंट टाइम से, बहुत समय पहले से। और घनिष्ठता का मतलब क्या है? दोस्ती। ये है। तो वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगें दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, कुछ कीड़ों को। इसीलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छुपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं, फ्रेग्रेंस। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। शहद आप जानते होंगे, हनी, इसी को हम लोग शहद बोलते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं, उन्हें बड़ा टेस्टी लगता है। तो मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है, उसका भी एक भला होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे, परागकण, पॉलन ग्रेन्स। अगर नहीं देखे हैं तो कुछ फूलों को, उसके बीच के हिस्से को उंगली से छूने की कोशिश करो तो शायद तुम्हारे उंगलियों में कुछ लग जाएगा, कुछ पाउडर के जैसा। यही तो होता है वो परागकण, है ना। आप देख सकते हो कि जहाँ ये जो मधुमक्खी जहाँ पर बैठ रही है वो वही हिस्सा है, यहीं पे होता है पॉलन ग्रेन्स। तो मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में परागन की क्रिया करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि परागन के बाद में ही उसमें फल तैयार होता है। तो परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता, फल नहीं बन सकते, तो
उसके बाद में बीज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार फूल में बीज फलता है। तो कह लें कि पौधों के जन्म की शुरुआत, बीज बनने की शुरुआत पॉलिनेशन से होती है ना। जब भी फूल में ये पॉलिनेशन होगा, उसके बाद उसमें फल होंगे। और फल हो गए तो फल के अंदर में बीज होंगे। होते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिला करके वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी ज़िंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, क्योंकि उसने अपनी संतान को जन्म देने की तैयारी कर ली। तिल तिल करके संतान की खातिर एक पौधा, एक वृक्ष अपना सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति छीन हो चली है। ऐसी हालत हो जाती है पौधे की। कई बार ऐसा होता है, जब भी पौधों में फल आते हैं, बीज आते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी और पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब तो पौधे की उम्र ढल रही है, पेड़ की उम्र ढल रही है, तो छोटी छोटी डालियां भी ताल ताल पर नाच उठती थी। लेकिन अब सूखा पेड़ हवा का आघात, है ना, हवा का आघात का कहने का मतलब है हवा की चोट, है ना, वो सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वो थर थर काँपने लगता है। एक एक करके सभी डालियाँ टूट पड़ती हैं और अंत में एक दिन अचानक अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। तो इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है, ये एंड हो जाता है। आप देख रहे हो लेखक का नाम किसका है? लेखक में नाम है जगदीश चंद्र बसु का। तो वो हमारे महान वैज्ञानिक रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिनों में इनके ऊपर में भी, इनकी जीवनी के ऊपर में भी एक छोटा सा वीडियो तैयार करूँ। ये इतने महान वैज्ञानिक थे कि इन्होंने ही पता लगाया कि पौधों में भी सेंसेज होता है ना, पौधों में भी भावनाएं होती हैं, इसका पता लगाया उन्होंने। किस चीज़ का पता लगाया? कि पौधों में भावनाएं होती हैं, पौधे भी खुश होते हैं, पौधे भी उदास होते हैं, ये पता लगाया। इतने महान साइंटिस्ट थे ये, भारत के बड़े महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्रैस्कोग्राफ नाम की मशीन बनाई थी, जिसके ज़रिए पौधों के बारे में इस चीज़ का पता लगता है। तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बड़ी अच्छी पौधों की कहानी बताई, उनके जीवन की कहानी, उनके जीवन की विकास की कहानी, और कैसे पौधों में फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और जब बीज परिपक्व हो जाता है तो पौधा अपनी जीवन लीला धीरे धीरे कैसे उसकी जीवन लीला समाप्त होती है। इस लेख के अनुवादक हैं शंकर सेन जी। यहाँ पर हम लोग जगदीश चंद्र बसु जी की एक तस्वीर देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा परिचय भी है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव था। जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे किस किस चीज़ में रुचि रखते थे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। इसके साथ साथ में वे विज्ञान कथा लेखन में भी रुचि रखते थे। साइंस फिक्शन स्टोरीज भी लिखी हैं। वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, बहुविध व्यक्ति। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र और एक प्रजनन प्रणाली होती है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, और प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं, अलर्ट होते हैं।
इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव के रूप के समान होते हैं, पौधे भी जीव हैं। तो विज्ञान जैसे विषय को भी उन्होंने चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। कहने का मतलब है वायरलेस और रेडियो की खोज भी इन्होंने की थी। ये अलग बात है कि इनको उसका क्रेडिट नहीं मिला है। वायरलेस और रेडियो का क्रेडिट तो मार्कोनी को मिला है। तो पेड़ की बात एक लेख उन्होंने लिखी थी और इसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन जी ने किया है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आपके लिए जगदीश चंद्र बोस जी का जीवनी पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जल्दी आऊँगा। रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो वो हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, उसे एक अलग वीडियो में डालेंगे। तो आखिर में फिर से एक बार याद दिला दूँ, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग और आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के वीडियो मिल सकें। तो जल्दी ही हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।